अब ये शूट चल रहा है, आपने कैमरा मेरे पे फोकस किया, मुझे रोना है। अब मैं कैमरे को देख रहा हूँ और मैं रो रहा हूँ, मेरे आंसू भाई कट। क्या हुआ भाई? अरे वहाँ से लाइट कम पड़ रही है भाई। अब वो लाइट चेंज करने में 2-4-5 मिनट लगेंगे, शॉट लगा दोबारा, ओके एक्शन, फिर मुझे रोना है, कट। अरे 5 बार कट कर दिया, कितनी बार रोगे भैया? सही बात। पूरे दिन की शूट में 5 से 7 मिनट का शूट होता है एक्चुअल, 10 मिनट 15 मिनट का शूट है। उसके बाद आप घर जा रहे हो, मेकअप उतार रहे हो, सब कर रहे हो, सब कर दिया आपने, अगले दिन आप फिर उसी तैयारी से आओगे। लेकिन वो शॉट तो हो चुका ना। थिएटर में आपको रोज वही सीन अपना बार बार रिहर्सल करना है, कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि और डीप में जाना है आपको, उस थॉट, उस कैरेक्टर की थॉट में जाना है। तो मुझे लगता है थिएटर में तो शायद ये पॉसिबल है। ये ट्रेंड होता है, ये ट्रेंड चला। हो सकता है हमारे पेरेंट्स के ज़माने में ऐसा होता हो, हमें तो नहीं पता, हमें तो बिल्कुल नहीं पता। लेकिन अगर दारू पीने से आपको लगता है फादर में बॉन्ड है, आप में बनता है, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, ज़रूर पीजिए, रोज़ पीजिए, सुबह दोपहर शाम पीजिए। लेकिन मैं उस बच्चे से भी ये कहना चाहता हूँ, आज तेरे फादर ने इस लायक बना दिया तुझे कि तू एक अच्छे से ग्लास में महंगी सी विस्की फादर के साथ पी सकता है। बिल्कुल। लेकिन तेरे को भी इस लायक बनना है कि फादर जहाँ यहाँ पहुँचे हैं, मुझे भी उसी ज़मीन से फादर को ये प्रूव करके दिखाना है कि बाबा डोंट वरी, जब तक आप हो इस काम को ख़त्म नहीं होने दूंगा, और आपके जाने के बाद या आपसे पहले मैं इससे डबल ट्रिपल आपको इसको बढ़ा के दिखाऊंगा। तो आई थिंक मैं कहता हूँ फिर तो यार बाप के साथ मिलके सेलिब्रेट करना चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स करना चाहिए। जैसे हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए, होने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन एज अ क्या कहते हैं, सिविलाइजेशन के तौर पे देखा जाता है बहुत कम है, बहुत नीचे है। जहाँ पे हमें एक्चुअली सुविधा चाहिए वो चीज़ें नहीं मिल रही है। एक गटर साफ करने के लिए आज भी वही इंसान उस गटर में उतर रहा है, जहाँ पे हमसे जो लोअर कंट्रीज है वहाँ भी मशीनरी आ गई है। कहीं ना कहीं हम हर जगह ही लैग कर तो रहेंगे। तो स्वागत है आप लोगों का द स्पॉटलाइट के एक नए एपिसोड में। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो ऐसे शख्स है जिसका सपना शायद आजकल का हर बच्चा देखता है। और आप जरा सोचिए कि कोई भी एक ऐसा इंसान, कोई भी एक ऐसा बच्चा जो शुरुआत अपनी करता है एक सपने के साथ में, और सपना देखता है कि एक्टर बनने का और कुछ क्रिएटिव करने का। समटाइम्स फैमिलीज अलाउ नहीं करती हैं, समटाइम्स सिचुएशंस अलाउ नहीं करती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से आगे फाइट करके इंसान जब आगे बढ़ता है और कुछ अपनी ज़िंदगी में बनाता है तो शायद वो खुद में ही एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लेता है। ज़रूरी नहीं कि वो बॉलीवुड तक जाए या हॉलीवुड तक जाए तभी वो मुकाम हासिल हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो अंतर आत्मा है, अगर वो संतुष्ट है आपके काम से, तो उससे बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता। और आज एक ऐसे ही कलाकार हमारे सामने बैठे हुए हैं जिनका नाम है हेमंत अग्रवाल, जो ALTG थिएटर ग्रुप्स के ओनर भी हैं, कर्ता धर्ता हैं। थैंक यू। और सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आप एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं और बहुत अच्छे कलाकार हैं। मैंने खुद भी इनका शो देखा है, पापा मैन, जो कि बहुत ही बेहतरीन शो था। और आज हम बात करेंगे कुछ थिएटर से रिलेटेड ही सवाल के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे, और बहुत ऐसे बच्चों के जो थॉट्स हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपसे शायद इंस्पायर हो के वो आगे कुछ ऐसे कदम उठाएं जो उनकी ज़िंदगी में शायद बहुत अच्छे हों। तो सर, जो मेरा आपसे सवाल है वो पहला सवाल है कि आपके लिए जो थिएटर है वो सिर्फ एक पेशा है या आपको लगता है वो किसी साधना की तरह है आपके लिए? आपको क्या लगता है इस विषय में, आप क्या मानते हैं थिएटर को? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने यहाँ बुलाने का, और स्पेशली आपके इस पॉडकास्ट में आने का जो सौभाग्य आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जहाँ तक पेशे की बात है, मुझे लगता है आर्ट को आप पेशा नहीं बना सकते। बिल्कुल। वो आपसे पेशा करवा ले उसका, ये कहीं ना कहीं आपके इष्ट से, आपके भगवान से जुड़ा होता है, आपके खुदा से जुड़ा होता है। बिल्कुल। क्योंकि क्रिएटिव आर्ट आपको सीखने से आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। राइट? क्योंकि अगर नसीर साहब एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि एक्टिंग आपको सिखाई नहीं जा सकती पर सीखी जा सकती है। अब ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल अलग सी बातें लगती हैं कि
भाई जब मेरे को कुछ सिखा ही नहीं सकता तो मैं सीखूंगा कैसे? तो मुझे लगता है उसका आंसर ये है कि परफॉर्मिंग आर्ट जो है वो नेचर है। बिल्कुल। हम जिस भी दिन अपनी माँ के गर्भ में आए थे, हमारी सबसे पहली पहचान कैसे हुई थी? धड़क, हमारी धड़कन से। अल्ट्रासाउंड में पता लगता है ना बच्चे की धड़कन है क्या। बिल्कुल। तो हमारी धड़कन की एक रिदम है ना। अभी भी आपके दिल की जो भी रिदम है, मेरी अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है। बिल्कुल। तो वो रिदम से शुरू होती है, उसका एक लय है। वो लय थोड़ी सी भी बिगड़ती है तो हमारी माँ को आज भी ऐसे पता लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो नेचर से जुड़े हैं अगर आप, तो आप आर्टिस्ट हैं। आप नेचर से नहीं जुड़े हैं तो आप आर्टिस्ट जितना मर्जी सीख लीजिए, आप आर्टिस्ट नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। बिल्कुल। तो आपको ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट बनने के लिए सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि आपको कहीं ना कहीं खुद में ये होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। देखिए, खुद आपसे आर्ट करवा लेती है। अब जैसे मैं ये कहता हूँ कि भाई डॉक्टर एक तो नहीं है। बिल्कुल। मान ली आपके भी घर का कोई फिजिशियन डॉक्टर होगा, लेकिन किसी फिजिशियन के पास कोई नहीं जाता है। किसी फिजिशियन के पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है, वो मना कर देता है, भाई साहब कल आना। बिल्कुल। तो वो आर्ट है, उसके लिए आप कितने डेडिकेटेड हो अपनी आर्ट के प्रति, आप उसके लिए क्या कर रहे हो, कितनी आप में लर्निंग कैपेसिटी है। और परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर नो बडी कैन बी ए मास्टर। बिल्कुल। एवर एवर। क्योंकि रोज कुछ ना, आज मेरे को जो आता है, हो सकता है कल को कोई बच्चा आएगा वो मेरे से आगे निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट आपकी सोच, आपकी समझ, आप जिंदगी को कैसे देखते हैं। अगर थिएटर की बात करें, थिएटर इज विल टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स। आपका स्टेज पे आपका मेरा कोई रिलेशन हो सकता है, बाप बेटे का रिलेशन हो सकता है, छोटे भाई बड़े भाई का रिलेशनशिप हो सकता है। अब बायोलॉजिकली हम वो नहीं हैं, लेकिन हमें निभाना तो है ना। बिल्कुल। अब उस निभाने में हम लोगों को कैसे दिखाएं कि हाँ यार मेरा भाई भी ऐसा है, और यार मेरे फादर ऐसे हैं, और मैं कहूँ यार सामने वाले बोले कि हाँ यार मेरा बेटा भी ऐसी करता है, तब तो हम एक्टर हैं। और मेरा व्यक्तिगत मानना है, अगर आप स्टेज पर हैं या आप कैमरे के आगे भी हैं, मैं उसको एक्टर मानता हूं जो ऑडियंस के दिमाग में जाके बैठ जाए कि तू वो सोच जो मैं चाह रहा हूं। अगर आपकी परफॉर्मेंस के बाद भी वो सोच रहा है जो वो चाहता है, तो आप सिर्फ डायलॉग बाजी कर रहे हो। बिल्कुल। कोई फायदा नहीं है उसका। अगर आपने क्यों आया भाई, वो चाहे फिल्म भी देखने जा रहे हो, पैसे खर्च के आया वो आपको देखने के लिए, वो 2-3 घंटे आपको एंजॉय करने आया अपना, तो उसको कुछ ऐसा दीजिए ना जो वो साथ लेके जाए। तो क्या आपको ये लगता है कि एक अच्छा कलाकार बनने के लिए उस इंसान को आत्मा की गहराई तक घुसना पड़ता है कि उसके अंदर का कलाकार बाहर आए? नहीं दोस्त, देखो, जहां तक ये आत्मा की गहराई वाली बात है ना, आत्मा को किसी ने देखा नहीं है। फिजिकल फॉर्म कुछ नहीं होता है इसका। बिल्कुल। अब आत्मा की गहराई में जाने का मतलब ये है, मैं इसको मानता हूं कि आपकी कितनी डेडिकेशन है, आप कितने पागल हो अपने काम के प्रति। जिन लोगों को अपने काम के लिए लोगों ने पागल बोला है, बाद में उन्हीं लोगों ने तालियां भी बजाई हैं। बिल्कुल। तो अच्छा, अब फिल्मों में, मतलब मेरे को हो सकता है मैं गलत हूं, मैं इतना बड़ा, कोई मेरे बच्चे भी आते हैं, उनको कहता हूं मुझे कुछ नहीं आता। अगर लोग कहते हैं भाई वो कैरेक्टर में घुस गया, वो कैरेक्टर में डूब गया, उसे साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ा, फलाना करना पड़ा। अब मुझे लगता है थिएटर में तो ये पॉसिबल है, क्योंकि आप रोज एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहे हो। बिल्कुल। पर कैमरे में मुझे थोड़ा सा डाउट है, मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, कि अब ये शूट चल रहा है, आपने कैमरा मेरे पे फोकस किया, मुझे रोना है, अब मैं कैमरे को देख रहा हूं और मैं रो रहा हूं, मेरे आंसू भाई कट, क्या हुआ भाई, अरे वहां से लाइट कम पड़ रही है भाई, अब वो लाइट चेंज करने में 2-4-5 मिनट लगेंगे, शॉट लगा दोबारा, ओके एक्शन, फिर मुझे रोना है, मैं कट, अरे 5 बार कट कर दिया, कितनी बार रोगे भैया? सही बात है। पूरे दिन की शूट में 5 से 7 मिनट का शूट होता है एक्चुअल, 10 मिनट 15 मिनट का शूट है, उसके बाद आप घर जा रहे हो, मेकअप उतार रहे हो, सब कर रहे हो, सब कर दिया आपने, अगले दिन आप फिर उसी तैयारी से आओगे, लेकिन वो शॉट तो हो चुका ना।
थिएटर में आपको रोज वही सीन अपना बार बार रिहर्सल करना है कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि और डीप में जाना है आपको, उस थॉट, उस कैरेक्टर की थॉट में जाना है। तो मुझे लगता है थिएटर में तो शायद ये पॉसिबल है। इनफैक्ट मेरे साथ हमारा जो पापा मैंने अपने शो बताया, उसमें जो मैं फादर का कैरेक्टर करता हूँ, अभी तक तकरीबन उसके 22-23 शो कर चुके। तो उसमें जो मेरी बेटियों का कैरेक्टर है, मेरी बेटियां मेरे से जो बात कर रही हैं, एक बाप से जो बेटी की बहस हो सकती है, उसके बाद कई बार ऐसा हुआ हम विंग में जाके रोने लगे, बेटियां भी रो रही हैं, मैं भी रो रहा हूँ विंग में जाके, कि उस सीन का इतना प्रभाव हमारे ऊपर पड़ गया। बट अगले दिन फिर नई तैयारी करनी है। तो आत्मा की गहराई तो आर्ट आपको अपने आप दे देती है यार, कोई अपनी आत्मा की गहराई में जाता नहीं है, वो कुदरत, आपका इश्क आपको वहां ले जाता है। तो जैसे आपने अभी शो का नाम लिया, जैसे आप जो शो करते हो पापा मैन, जो कि काफ़ी पॉपुलर रहा है बिहार फिलहाल में, और आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपने वो बेटी का किरदार, जो बेटियां हैं आपकी, और एक बाप का किरदार आपने निभाया, आप किस हद तक मानते हैं कि आप उस तरह के ही बाप हैं? आपने अपने आप से क्या रिलेट करके उस... मैं बिल्कुल वैसा बाप नहीं हूँ। हाँ। मैं अपने बच्चों को टाइट रखता हूँ, भगवान 2 बेटे हैं मेरे। हाँ। मैं बिल्कुल वैसा बाप नहीं हूँ जैसा है। वही जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये शोबिज है, जो आपको फिल्मों में दिखता है जो कैरेक्टर, वो वैसा नहीं होता है भाई। बिल्कुल वो उस कैरेक्टर को निभा रहा है, उस कैरेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स निभा रहा है, ठीक है ना। हिंदी में कैरेक्टर को बोलते हैं चरित्र। बिल्कुल। तो हमने हिंदी, जैसे आपने बताया आप हिंदी में स्कॉलर हैं, तो चर जमा इत्र संधि हो गई। बिल्कुल, संधि हो गई। तो चलते हुए इत्र का छिड़काव इज कॉल्ड चरित्र। नहीं तो स्टिल फोटो हो जाएगी ना। चलचित्र बोलते, चित्रहार आता था स्कूल में भी हम बोलते थे जब टीवी में आता था। तो वो खुशबू आपकी कैसी है? अगर हीरो होगा तो उसकी अच्छी होगी, विलन होगा तो बदबू मानी जाएगी, लेकिन वो फैल रहा है। वो इत्र जो है, जैसा आप चलाते चलते हैं, दैट इज कॉल्ड चरित्र। तो मैं वैसा फादर बिल्कुल नहीं हूँ। मैं मतलब टाइट रखता हूँ बच्चों अपने, गड़बड़। और हिंदुस्तानी बाप भाई अपने जवान बेटे को एक टिकाना दे दिन में दोस्तों, तो बाप होने का एहसास नहीं होता है, मजा सा नहीं आता ना उसको, मैं फादर हूँ। बात है, हिंदुस्तान में बाप और बेटे का रिश्ता थोड़ा 36 का आंकड़ा जैसा थोड़ा बहुत होता है जैसे। नहीं बॉस, ये जो आपने बात बोली ना, मैं मतलब मैं बड़ा टच करता हूँ इस चीज से कि बेटे और बाप का एक उम्र में आके ये क्यों होता है, मुझे भी यही समझ नहीं आता क्या क्लैश है। आप क्लैश ये है, मान लीजिए हम आपके फादर है, अपने फादर की भी बात करें भाई, उन लोगों को बचपन से उनके कानों में हथौड़ी डाल डाल के सिखाया गया कि तू मर्द है, क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, बिल्कुल चूड़ी पहन रखी है क्या तूने, लड़के रोते नहीं हैं, लड़के ब्रेव होते हैं। हमें बचपन से कूट कूट के हमारे बापों को सिखाया गया। अब उनके पास वो इमोशन है ही नहीं। मतलब मुझे नहीं याद पड़ता मैंने अपने फादर को होश संभालने के बाद कब गले लगाया होगा, मुझे भी नहीं याद एक्चुअली। ऐसा नहीं है वो हमसे प्यार नहीं करते, बिल्कुल। अभी भगवान ना करे आपके फादर को फोन कर दे कि यश जा रहा था, वो साइकिल गिर गई उसकी, वो निक्कर टी शर्ट में भी भागते हुए आएंगे बगैर चप्पल के। बट आप सामने चले जाओ उनके, मजाल है आपको गले लगा ले, मजाल है जब तक 2 गाली नहीं बकले, आपकी माँ से जाके और बोलेंगे इसको बोले टाइम से आ जाए करे घर में। पर ये एक्चुअली उनका कसूर नहीं है। उस फसल के अंदर वो मट्ठा डाला गया जो खट्टा था, उनकी परवरिश ही वैसे हुई है। एंड मैं बहुत रिग्रेट करता हूँ इस चीज को, मतलब कि मेरे फादर से मेरी टॉकिंग टर्म्स बहुत अच्छे थे, पर मन नहीं मिलता था, कहते नहीं थे अपने मन की बात, मैं भी नहीं कहता था उनको। तो आपको ऐसा कभी रिग्रेट फील होता है इस बात के लिए कि आप अपने पिताजी से गले नहीं लग पाए या फिर? यस, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। और देखिए, आपको जीवन में जिस चीज की कमी होती है ना, आप उसकी तरफ हमेशा आकर्षित रहते हो। अब जो फादर से वो डिवोशन नहीं मिला, आपको नहीं मिला, तो एक तरीके से ऐसा नहीं है माँ ने नहीं किया होगा, लेकिन आप ये देखो माँ के भी तो भाई होंगे ना, बिल्कुल, उनके भी फादर होंगे, तो उन्होंने भी अपने फादर को अपने भाइयों के साथ ट्रीट होते देखा होगा। तो ये उस दौरान की ऐसी जनरेशन है
ये इस जनरेशन के अंदर एक वो टच होता है ना, 5 सेंसेस थिएटर में हम कहते हैं, तो वो टच वाला सेंस बिल्कुल खत्म, और आजकल तो बिल्कुल ही खत्म है भाई। आजकल तो जितने ये क्राइम पेट्रोल, जितने सीरियल आ रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें, मतलब टच वुड इस पे कोई कॉपीराइट ना लगे, मेरे पे केस वेस ना करे कोई, कि सारे क्राइम बिलो द बेल्ट, सारे क्राइम बिल्कुल एक्स्ट्रा मैरिटल, ये वो यही इन्हें केसेस मिलते हैं और कोई केसेस नहीं मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई बच्ची अगर मेरे थिएटर ग्रुप में आ रही है और मैं उसके शोल्डर पे हाथ पकड़ के, उसका हाथ पकड़ के कोई एक्शन करवा रहा हूं, तो मेरी नीयत गलत है। हाउ कम यू से दैट फॉर एवरीवन? अगर मेरी सेंस गलत है तो मेरे से पहले उस बच्ची को पता लगेगी ना। बिल्कुल स्वाभाविक सा है, उसको कुदरत ने बख्शी है ये चीज। बिल्कुल। तो ये टच थेरेपी मुझे लगता है बहुत ज्यादा होनी चाहिए, आजकल तो जरूर होनी चाहिए। मतलब मैं पेट लवर्स के अगेंस्ट नहीं हूं, लोगों ने किसी से बात करने की बजाय पेट पालने शुरू कर दिए हैं कि उससे बोल लेंगे। अरे तू उससे बोलेगा, तेरे को जवाब क्या मिलेगा? हाउ विल यू एक्सप्लेन योरसेल्फ? आप गलत भी तो सोच रहे हो सकते हो ना। बिल्कुल। कैसे क्लियर करोगे आप? तो जैसे स्टोरीज आपने ये स्टोरी लिखी पावर मैन की, तो आपने जो अपने फादर का जो किरदार आपने निभाया, तो ये जो फादर का जो आपका किरदार था, ये आपने किस थॉट से लिखा और आपने अपने आप को उस थॉट में कैसे मतलब जाहिर किया, डाला आपने? इसकी बड़ी फनी सी स्टोरी है। मैं ज्यादातर खुद के लिखे ही प्लेज करता हूँ और खुद ही डायरेक्ट करता हूँ। और जब मैंने 2016 में शुरू किया था तो मेरा मोटिव ये था कि लिखे हुए प्लेज बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स कर रहे हैं और बहुत अच्छे प्लेज हैं, मतलब फार बेटर प्लेज हैं। शेक्सपियर को लीजिए, विजय तेंदुलकर जी को लीजिए, बहुत सारे प्लेज ऐसे हैं जो एनएसडी में या बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स करते हैं। तो मेरे बस दिमाग में ये था कि यार मैं अपना लिखा करूँगा। तो वो करते करते मैंने अभी तक तकरीबन 10-12 प्लेज अपने लिखे हैं, जिसमें 3-4 के अभी हम शोज करेंगे आने वाले टाइम में। तो पापा मैन मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी। वो स्टोरी इसलिए भी अच्छी लगी कि हम सबको अपनी माओं की कुर्बानियां पता होती हैं, क्योंकि माँ के साथ ही रहे ना बचपन से। बिल्कुल। अब मम्मी को किस रिश्तेदार से दुख है, फादर ने क्या कह दिया, मम्मी रो भी लेगी। पर हम में से सबको, किसी को भी, मतलब मुझे लगता है 90% लोगों को अपने फादर की कुर्बानियां नहीं पता होती। नहीं पता होती। बस उन्हें ये दिखता है भाई फादर ने छोटी सी दुकान से शुरू किया था, आज फैक्ट्री खोल ली। बट वो दुकान से लेके फैक्ट्री तक की जो फादर की जर्नी है, वो मुझे नहीं लगता कि कोई बेटा जानने की कोशिश भी करता है। क्योंकि फादर भी नहीं बताना चाहते उसको कि छोड़ ना, कोई भी बाप नहीं चाहेगा यार उसका बेटा पहले जैसे दुख भोगे जैसे बाप ने भोगे हैं। तो लेकिन अगर बेटा उस चीज का एहसास है कि फादर कैसे कैसे, मतलब आपके फादर बताएंगे बेटा स्कूटर पे घूमते थे, बेटा बसों में जाते थे, वो सभी की अपनी अपनी जर्नी है। मैं कभी किसी को नहीं कहता कि मैंने कितनी स्ट्रगल की है, इसका मतलब मैं आपकी स्ट्रगल को नीचा दिखाना चाह रहा हूँ। भाई आपके नसीब की थी आपने भोगी, मेरे नसीब की थी मैंने भोगी। आज आप कहाँ हो वो मैटर करता है। तो इस चीज में मेरे को लगता है कि मतलब होना चाहिए यार, फादर बेटे का भी ना कुछ, मतलब मैंने कई जगह देखा है बाप बेटे बैठ के दारू पी रहे हैं। अरे चलो अच्छी बात है, मतलब आजकल तो लड़कियां भी लगी हुई हैं, अच्छी बात है, मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग, पर क्या दारू पीने तक की अंडरस्टैंडिंग है? वो इमोशनल बॉन्डिंग आपकी कहाँ है? मुझे लगता है कि ये सारी चीजें ना, जो आपने दारू वाला कॉन्सेप्ट बोला, ये मैंने कई जगह देखा। लड़कियों के साथ में देखा, लड़कों के साथ में देखा कि हाँ हम तो अपने पापा के साथ बैठ के पी लेते हैं, पापा ने मेरे को दे दिया कि चलो ये पी लो आज कर लो। मुझे लगता है समटाइम्स कि ये सब ना करके इससे बेहतर है कि आप और तरह की चीजें करिए जहाँ पे आपको लगे कि हाँ अपने पिता के साथ में एक्चुअल आप बॉन्ड कर पा रहे हो। ठीक है, सिर्फ दारू के साथ सीमित नहीं हो। तो क्या ये इसका ये संदेश है कि भाई दारू पीने के बाद ही सारे बॉन्ड बन रहे हैं? नहीं, बॉन्ड तो देखो एक ना भाई ट्रेंड होता है। ये ट्रेंड चला, हो सकता है हमारे पेरेंट्स के जमाने में ऐसा होता हो, हमें तो नहीं पता, हमें तो बिल्कुल नहीं पता। लेकिन अगर दारू पीने से आपको लगता है फादर में बॉन्ड है, आप में बनता है, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, जरूर पीजिए, रोज पीजिए, सुबह दोपहर शाम पीजिए। लेकिन मैं उस बच्चे से भी ये कहना चाहता हूँ, आज तेरे फादर ने इस लायक बना दिया तुझे कि तू एक अच्छे से गिलास में महंगी सी विस्की फादर के साथ पी सकता है। बिल्कुल। लेकिन तेरे को भी इस लायक बनना है कि फादर जहां यहाँ पहुंचे हैं, मुझे भी उसी जमीन से फादर को ये प्रूव करके दिखाना है कि पापा डोंट वरी, जब तक आप हो
इस काम को ख़त्म नहीं होने दूंगा और आपके जाने के बाद या आपसे पहले मैं इससे डबल ट्रिपल आपको इसको बढ़ा के दिखाऊंगा। तो आई थिंक मैं कहता हूँ फिर तो यार बाप के साथ मिलके सेलिब्रेट करना चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स करना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं आपको भी, अगर आपके फादर आपको ये इम्पोर्टेंस दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कि आप इस मुकाम पे पहुंच के आपके साथ शेयर कर रहे हैं चीज़ें, तो आपको भी कहीं ना कहीं अपना माइंडसेट ये रखना चाहिए कि आप उनको भी ये प्राउड फील कराओ। बिल्कुल बिल्कुल। कि आप किस मुकाम पे आप पहुंचना चाहते हो। नहीं, इसमें मतलब जाकिर खान जो वो है स्टैंड अप कॉमेडियन, उनकी एक इंटरव्यू में मैंने एक लाइन सुनी थी, बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली कि आपके फादर, आपके पेरेंट्स मेनली आपके पैशन के अगेंस्ट नहीं होते, वो आपको गरीब नहीं देखना चाहते। बिल्कुल, तो आप कुछ भी कीजिए, आजकल ज्यादातर आप देखें तो यंगस्टर्स अपने फैमिली बिजनेस में नहीं जाना चाहते, वो नहीं जाना चाहते, बिल्कुल। और अच्छे खासे बिजनेस फैमिलीज मैंने देखी हैं, बहुत अच्छी बिजनेस फैमिलीज हैं, बेहिसाब पैसा है, नाम है, शोहरत है, बट बच्चे नहीं जाना चाहते बिकॉज वो अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं, विच इज वेरी गुड। लेकिन उस आइडेंटिटी के चक्कर में आप अंधों की तरह लगे रहो। आप कुछ करने के लिए पैसा तो घर से ही लगाओगे ना, या तो आप इतने बड़े बन जाओ, ठीक है पापा मैं जा रहा हूं, मैं मिलूंगा आपसे साल भर बाद, मुझे सिर्फ 10,000 रुपये दे दो, और वो 10,000 रुपये ले जाके आप अगले साल पापा को लाख रुपए ला के रखो टेबल पे, पापा लाख रुपए का आदमी हो गया। भाई साहब आपके फादर की छाती ना 56 नहीं 156 हो जाएगी तो मेरा बेटा कुछ करके आया आज। बिल्कुल। तो ये ठीक है, मतलब यार हर फैमिली के अपने अपने चैलेंजेस हैं, पर मुझे लगता है कि आप में इतने गट्स होने चाहिए कि आपके फादर ने आपको छूट दे रखी है, तो कम से कम ये समझो यार वो आदमी उतने वहां तक पहुंचा कैसे होगा। बिल्कुल। तो जैसे कभी कभी थिएटर करते हुए ऐसा होता है कि जैसे आपने अभी बोला, जिक्र किया इस बात पे कि थिएटर करते करते कलाकार खो जाता है, ठीक है। तो ये जो जर्नी है खो जाने की, जैसे बोला आपने कि जो ऑन कैमरा है, ऑन कैमरा आप नहीं खो सकते क्योंकि कट्स होते हैं, बट थिएटर एक ऐसी चीज़ है जो कॉन्टिन्यूसली आप कर रहे हो और उस किरदार में आप अपने आप ही ढल जाते हो, ठीक है। वो एक, तो आपको लगता है कि ये जर्नी जो है एक काइंड ऑफ की आत्मा की तरह जर्नी है कि आप उस किरदार को अपने अंदर इतना मर्ज कर ले रहे हो। यस, ये एक्टर की पर्सनल जर्नी होती है। अगर वो कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर XYZ, आपने जैसे पापा मैंने देखा, अगर पापा मैंने आप कर रहे हो तो आपकी जर्नी अलग होगी, मेरी जर्नी अलग होगी, वो तीसरा आदमी करेगा उसकी जर्नी अलग होगी, क्योंकि यू आर बॉर्न इन अ फैमिली। आपने अपने फादर का नेचर देखा है, मैंने अपने फादर का नेचर देखा है, आपने अपने दादाजी को देखा है, मैंने अपने दादाजी को देखा है, तो आप कहीं ना कहीं कोरिलेट करते हो रिलेशनशिप में। तो फादर ऐसे, यार आप जिस भी स्कूल में पढ़ते थे, यार दोस्तों के सबके बाप के नाम भी शायद आपको नहीं पता होता, हमें नहीं पता थे भाई, मुझे भी नहीं पता, ठीक है ना। अब भाई इतना पता है भाई, ये मान लीजिए भाई ये इसका नाम अक्षय कपूर है, जो फ्रेंड है मेरा, उसके फादर का नाम है BS कपूर, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड पे लिखा होता था बस। हमने पूछने की कोशिश नहीं करी भाई ये BS तेरे फादर का मतलब क्या है। सही बात है। तो ये मतलब ठीक है, जैसा है वैसा ठीक है, आप जबरदस्ती खराब करने की कोशिश ना करें, सिर्फ यही कहना चाहते हैं। तो जैसे आजकल नई जनरेशन है, ठीक है, नई जनरेशन के बड़े बड़े सपने होते हैं, और वो आजकल की जो नई जनरेशन है अपने सपनों को बहुत जल्दी पाना चाहती है। वो ये सोचती है कि उस मुकाम पे हम चुटकी बजाते ही पहुंच जाए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, ठीक है। तो आपको ये लगता है जैसे जो आपकी थिएटर कैटेगरी है, ठीक है, उस थिएटर कैटेगरी में भी पेशेंस और अनुशासन की जो आपको कमी लगती है, आपके जो नए स्टूडेंट आते हैं और आप जैसे आप वर्कशॉप भी रखते हो तो कई लोगों से आप मिलते हो, तो आपको क्या फील होता है कि अब बहुत कमी है या ठीक ठीक है? बहुत ज़्यादा कमी है, थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा कमी है। कारण क्या है बॉस, हम उस जमाने के लोग हैं जब हमारी माएँ खाना बनाते टाइम मसाला घर में कूटती थी। बिल्कुल, आई अग्री। आजकल का जो टाइम है, पैकेट लाओ, पाव भाजी बना रहे हैं पाव भाजी मसाला लाओ, चना बना रहे चना मसाला लाओ, ये भी नहीं हम पढ़ते बना किससे है, उसमें है इंग्रेडिएंट क्या, डाला खा लिया। अब ये पेशेंस की कमी इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया ना बहुत छोटे छोटे टाइम के लिए आपसे कंटेंट मांग रहा है, और जल्दी और जल्दी और जल्दी। भाई
क्रिकेट शुरुआत में 60 ओवर का होता था, बिल्कुल, फिर 50 हुआ, फिर T20 आया, फिर T10 आया, फिर T10 आया। अब मुझे लगता है आने वाले में हो सकता है टाइम में भाई टीम पूरी जाएगी स्टेडियम में, टॉस करेंगे, जो जीता वो जीत गया, खेलने की भी जरूरत नहीं है। हम खुश हो गए। बट यश भाई, हर चीज का एक प्रोसेस है। अगर आप उस प्रोसेस में रह के चलते हो तो आप सचमुच लर्न करते हो, सीखते हो। कुछ लोग हैं जिन्हें सीखना ही नहीं है, डायरेक्ट पहुंच जाना। बिल्कुल। रोज के शायद हजारों लोग बॉम्बे उतरते हैं, 10,000 गए हैं तो शायद 9,000 वापस भी आते हैं। बॉम्बे एक्टर बनाता नहीं है, बिल्कुल। वो आपसे एक एक्टर, उनको चाहिए जो एक्टर है वो आए। अगर आप एक्टर बनने बॉम्बे जा रहे हो तो आपका कुछ नहीं होगा। मैं अब तक 3 वेब सीरीज में काम कर चुका हूँ। मैं बॉम्बे अपने प्रोफेशनल वर्क, इलेक्ट्रॉनिक्स के वर्क से जाता था, पर मैंने कभी वहाँ ट्राई कुछ नहीं किया। ऑडिशंस दिए, 3 साल बाद मुझे कॉल आया, काम किया, इत्तेफाकन 3 वेब सीरीज मिल गई। उसके बाद खाली है, नहीं बुला रहा कोई। ऑडिशंस देते हैं तो ऑडिशंस के चक्कर में मुझे जिंदगी खराब नहीं करनी है, और इस एज में मेरे पास भाई टाइम नहीं है भाई। सही बात। अब तो आई एम 48 नाउ, तो थिएटर किस लिए करके खुश है, जो वहां करना है कैमरे पे, कम से कम ये रोज कुछ ना कुछ तो करने को मिल रहा है, इसलिए आई एम हैप्पी इन दैट। मुझे लगता है कि एक जो क्रिएटिव कलाकार होता है ना, मैं पर्सनली फील करता हूँ कि आप चाहे ज़्यादा कमा रहे हो, चाहे कम कमा रहे हो, चाहे आप किसी बड़े रोल में हो, चाहे आप किसी छोटे रोल में, अगर आपको कुछ क्रिएटिव करने को मिल रहा है तो आप खुश हो। क्रिएटिविटी आपको कुछ रखती है। हाँ, आप खुश होते नहीं हो। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ, आपको एक्टिंग करनी नहीं चाहिए, आपसे एक्टिंग होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आप कर रहे हो तो लोग, हमारी माँ भी तो कहती थी ड्रामा मत करा कर मेरे आगे, है ना, नाटक मत करा कर। हम नाटक कर रहे हैं तो सामने वाला पहचान जाएगा नाटक कर रहा है। बिल्कुल। और हमसे नाटक हो रहा है तो वो हमें रुक के देखेगा, यार क्या कर रहा है यार ये बंदा। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कभी उनकी हरकतें देखो, आप रुक के देखते हो उनको, क्योंकि वो नेचुरली हो रहा है उससे, वो जान के नहीं कर रहा है वो। तो बच्चों का जो मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत जल्दी, मतलब मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे भी आए कि भाई 6 महीने 8 महीने इनके यहाँ कर लिए, इनके पास तो 4-6 नाटक हैं, अब किसी दूसरे डायरेक्टर के पास जाएंगे जो अलग जॉनर के प्ले करता है, तो वहाँ 4-6 महीने लगा लिए, फिर किसी तीसरे के पास जाएंगे। तो भाई यशराज फिल्म्स लव पिक्चर्स बनाते हैं, वो डरावनी पिक्चर राम से ब्रदर्स की तरह नहीं बनाते हैं। बिल्कुल। तो हर जॉनर का एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर होता है, भाई हमारी ये फील्ड है, मैंने अपनी एक अलग फील्ड बनाई हुई है। तो वो जो फटाफट करने वाली इच्छा है ना बच्चों की, अब मैं कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि अपना ही टाइम खराब कर रहे हैं भाई। अब मेरे से कोई क्या ले जाएगा, मेरे अंडे चुरा के ले जाएगा, अंडे देने का तरीका थोड़ी ले जाएगा चुरा। सही बात है, सही बात है। लाइफ में समटाइम्स सम मोमेंट्स ऐसे आते हैं कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मर्ज हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल। आपकी कुछ पर्सनल इश्यूज जो है वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को इफेक्ट करने लग जाते हैं, या कुछ भी ऐसी घटना घटती है जिस वजह से आप इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाते हो। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि आपके जीवन में वो कौन सा सबसे मुश्किल दौर था कि जब आपने अपना इमोशनल ब्रेकडाउन फेस किया, और उस ब्रेकडाउन से आपने खुद को कैसे बाहर निकाला? अगर थिएटर के ब्रेकडाउन की बात करूं तो 2018 की बात है। हमने एक प्ले लिखा था मैंने, द चिरकुट्स के नाम से। अच्छा। बाद में हमने उसको द 4 इडियट्स करके बनाया। तो वो शो जब शुरू, उसमें 17-18 लोगों की कास्ट थी टोटल। बहुत अच्छा शो बन गया। एक बच्चा आया था हमारे पास, वो कर तो साइड रोल रहा था, धीरे धीरे लीड रोल में आ गया। फिर वही किसी बच्ची को लेके आया, वो सेकंड लीड में आ गई। अब वो करते करते क्या हुआ, मान लीजिए परसों शो है और आज पूरी रिहर्सल हुई है, 17-18 लोगों की टीम है, लड़के लड़कियां सही बैठे। सडनली शाम को रिहर्सल करके हम निकले तो उसने व्हाट्सएप ग्रुप से दोनों एग्जिट हो गए। अच्छा। दोनों लीड कैरेक्टर्स थे। और
तब को ताज्जुब हुआ क्या, सब लड़के लड़कियां ग्रुप में पूछ रहे हैं सर क्या हुआ, मेरे को भी नहीं पता था। फिर एक और लड़के ने उनसे फ़ोन करके पूछा क्या बात है, तो वो लड़का कुछ ज़्यादा फैल गया था कि हम शो नहीं करेंगे। उस लड़की से मेरी बात हुई तो उस लड़की ने कुछ मेरे को ऐसा बोला कि सर आप गालियाँ देते हो। अच्छा। मैंने कहा तेरे को कब गाली दी? मेरे को नहीं दी, लेकिन आप वैसे बातों बातों में दे देते हो। तो मैंने कहा बेटा वो तो कभी भी हो जाती है। हाँ, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है भाई, खिलाड़ी हो गए, मैं किसी लड़के को बोल रहा हूँ, किसी लड़की को दी है। हाँ। नहीं लड़की पर आप ऐसे देते। मैंने कहा अच्छा और? तो कहती आपने मुझे बेबी बोल दिया था। कहा बेबी बोल दिया था? तो मैं कहा कब? अच्छा मेरे को याद ही नहीं मैंने कब बोला। भाई रिहर्सल पे बच्चियां आती हैं, अब किसी को कोई एक लड़की है उसको मैं गुड्डो बुला देता हूँ, किसी को दिमाग खराब हो रहा है तेरा, समझ नहीं आ रही तेरे को, वैसे ही बोल देता हूँ लड़की को। क्योंकि रिहर्सल के टाइम आप व्यक्तिगत नहीं होते हो यार, बिल्कुल आपको बहुत सारी चीजें मैटर करके चलना पड़ता है। तो खैर जी वो दोनों बड़ी खुशामद करके अगले दिन उन्हें बुलाया कि भैया परसों शो है, और हाउसफुल था हमारा शो, मतलब भगवान की दया से शो भी हमारा अच्छा खासा बिक गया था। वो दो करने थे मैं बैक टू बैक शोज, वो अच्छा खासा निकल भी गया। खैर जी वो अगले दिन आए और मतलब वो लड़का तो बहुत ही ज्यादा फैल गया। तो सबने बोला भाई ठीक है तू जा यहाँ से। और मैं आज भी इस बात को सोचता हूँ, अगर वो 1-to-1 मेरे से होता तो लोग कहते इसी की गलती रही होगी, लेकिन मेरी पूरी टीम 15-17 लोगों की, लड़के लड़कियों की वहां बैठी है, सबके सामने वो ड्रामे कर रहा है। चला गया, कोई बात। फिर अब फैसला ये हुआ कि कल का दिन है और कल शो है, शाम को आज का दिन है, कहां से कैरेक्टर कौन 1.5 घंटे के प्ले के डायलॉग याद करने, सीन वर्क याद करना, सब कैसे कर लोगे आप? बिल्कुल। तो सबने बोला सर लीड कैरेक्टर आप करो इसका, क्योंकि आपने लिखा है, आपने इतने 2 महीने से कर भी रहे हो। अब लड़की नहीं मिल रही थी हमें। तो मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उसको कॉल किया, उसने अगले दिन एक लड़की भेजी। वो लड़की आई, उसने फटाफट तैयार की, मतलब एक दिन बचा हुआ था बीच में प्ले, जैसे फ्राइडे को वो लड़की आई और हमारी जीभें ऐसे कुत्ते की तरह बाहर लटकी हुई सबकी कि भाई सीन का क्या होगा, हम कैसे सीन करेंगे। खैर वो लड़की आई, श्रेया नाम था उस बच्ची का, और मेरे से ऑलमोस्ट हाफ एज की थी वो, और मेरा उसने मतलब वाइफ वाला कैरेक्टर करना था उसने। तो खैर जैसे तैसे उसने डायलॉग याद किया और भगवान ने इतना साथ दिया भाई, हमारा सुपर डुपर हिट शो गया वो, बहुत बढ़िया शो गया। पर उस केस में ना जिस दिन वो गए थे, वो 2 दिन मुझे आज भी नहीं भूलती कि मतलब इतनी मेहनत मेरी मिट्टी हो जाती सब बच्चों की, सब मेरी तो अकेले की क्या, और उन्होंने इतनी मेहनत करी थी। तो वहां से एक चीज बहुत दुख हुआ कि आप सिर्फ अपने स्टेक के लिए कर सकते हैं, तो वो एक फील था। पर अगर आप जैसे आपने बोला सच्चे मन से काम कर रहे हो, आप ट्रूथफुल थे, बहुत अच्छा शो गया। और उसी लड़के का संडे को शो था, मंडे को एक और लड़के के पास फोन गया कैसा गया शो। तो वो लड़का कह रहा भाई तू ना फोन रख दे बस, अभी हमें सक्सेस की शौक में रहने दे। तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप कभी ऐसे इमोशनली बहुत फेज जैसे आते हैं, आपको लगता है कि जो आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है भगवान के साथ में, ठीक है, वो कितना आपको काम आता है, या उनकी कितनी आपको लगता है कितनी ताकत है जो आपको हिम्मत देती है? देखो डियर, भगवान ना बता के कुछ नहीं करता। अगर वो बता के कर दे, या हमें पहले से पता हो भगवान ये करने वाला है, हम भगवान हो जाएंगे, हम खुद भगवान हो जाएंगे। बिल्कुल। तो स्पिरिचुअल कनेक्शन हर किसी का होता है अपने भगवान के साथ, मेरा भी है, आपका बेटा वैसे जरूर होगा। अब वो स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके काम कहाँ आता है ये आप कभी नहीं पता लगा सकते कि किसकी दुआ आपको लग गई, किसकी बद्दुआ लग गई, ये आपको समय ही बताता है। बस ओशो एक बड़ी अच्छी बात कहते थे कि अगर आप किसी को खुल के हंसा भी देते हो तो भी आपने मेडिटेशन कर ली। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छी बात लगी ये, बिल्कुल, कि स्पिरिचुअल कनेक्शन हर किसी का होता है और वो डर की वजह से होता है। बहुत कम लोग हैं आज की दुनिया में जो बिना डरे भगवान का नाम लेते हैं। अब आप एक बात देखो, ये आदमी नाम का प्राणी, आप किसी भी धर्म को फॉलो कीजिए, उसके जो भगवान हुए उस धर्म के, अगर हम सिखिज्म में कहें तो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, बिल्कुल, गुरु नानक देव जी हैं, गुरु तेग बहादुर है,
राम कृष्ण हो गए, इस्लाम में मोहम्मद साहब हो गए, क्रिश्चियनिटी में जीसस हो गए, ये जितने भी भगवान हैं इनकी लाइफ डिजास्टरस रही है। जो कुर्बानियां इन लोगों ने सोसाइटी को बताने के लिए, सोसाइटी को सिखाने के लिए दी, मैं तो कहता हूं दूसरों को छोड़ दो, सिखिज्म इज अ लेटेस्ट रिलीजन, वन ऑफ द लेटेस्ट रिलीजन, 350-400 साल पुराना है, जिसके प्रूफ भी हैं हमारे पास। किस माई के लाल ने दूध पिया है अपनी माँ का, जो अपनी आंखों के आगे अपने बच्चों को दीवार में चुनवा दे और लठ के जोर पे कह दे नहीं इस्लाम कबूलता। बिल्कुल सही बात है। और हम तेज कितना, देखो इंसानी प्राणी, हम क्या करते हैं, हमें इतनी सी दिक्कत आती है, भगवान तेरे को तो आदत है देख दुख झेलने की, तूने पहले भी लिए, ले हमारा भी ले ले, हमें सुख सुख दिए जाते सारे दुख लेके हम भगवान के पास जा रहे हैं, हमारे दुख तो तू ले ले, हमें सुख, तेरे को तो आदत है दुख भोगने की, तेरे को एक्सपीरियंस है, तो तू डॉक्टर है दुख का, तू रख हमारे दुख, ये भी तू रख। आपके हिस्से का दुख आपको कुछ सिखाने आया है, झेलिए, नहीं झेलोगे और बड़ा होके आएगा आपके पास। अगर आप इस्लाम में मोहम्मद साहब की स्टोरीज पढ़ें, भाई साहब उस आदमी ने क्या दुख नहीं झेले। क्रिश्चियनिटी में देखिए पड़ा हुआ यूं, और फिर कह रहा इन्हें बख्श दे, इन्हें पता नहीं है। चक्रवर्ती राजा का बेटा राम कहां धक्के खाए भाई। सही बात है। और आजकल के भाई साहब, आप अगले की बीवी ले गया कोई है जी, उसे ये नहीं पता कहाँ, कोई जीपीएस नहीं, कुछ नहीं, ढूंढ रहा है पागलों की तरह। और मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ भगवान बंदरों को ले गए, आदमी होते तो सोना लूट लूट वापिस आ जाते, भैया तू ले गयो हम तो जा रहे हैं ऐसा ही करता आदमी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल 100%। लेकिन उन लोगों ने बेंचमार्क छोड़े कि इस सिचुएशन में दिस इज द वे टू लिव, इस सिचुएशन में दिस इज द डिसीजन विच हैज टू बी टेकन। और शायद ये स्टोरीज जो हैं, जो हम मतलब ये हम जो कथाएं पढ़ते हैं, ये कथाएं हमें मैसेज यही देती हैं। एग्जैक्टली ठीक है, लेकिन हम समझें तो वो हमारी काबिलियत है। उसका कारण है मैं शॉर्ट टर्म कोर्स करने ना, कितने सारी कथाएं होती हैं। मैं भाई कोई बाबा, मैं किसी बाबा का नाम नहीं ले रहा हूँ, जितनी सारी कथाएं हो रही हैं, जितने सारे धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, हम शॉर्ट टर्म कोर्स करने जाते हैं। बिल्कुल कि बाबा कौन रामायण पढ़े इतनी मोटी, सही बात है। कौन कुरान शरीफ के 2 पन्ने रोज निकाल के 2 आयत पढ़ ले उसकी, कौन मेहनत करेगा इतनी। क्रैश कोर्स चला दो, 10 मिनट का भजन चला जाए गाने में, हम तर जाए। सही बात, हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे हम अपने टॉपिक पे अगर वापस आएँ, तो जैसे गरीब घर के बच्चे हैं जो थिएटर या एक्टिंग के सपनों में डूबे हुए हैं, उनको अपना भविष्य बनाना है, तो आपको क्या लगता है कि एक गरीब घर के बच्चे के लिए थिएटर जो है या उसके सपनों का पुल बन सकता है या नहीं? आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखो बॉस, बहुत लोगों ने ये प्रूव करके दिखाया है। अगर आप एक्टर्स की बात करें, मनोज वाजपेयी हैं, नवाज भाई हैं, पंकज भाई हैं, पंकज कपूर साहब हैं, जो पुराने जो एस्टेब्लिश्ड, ओमपुरी साहब हैं, नसीर साहब हैं, इनका कोई बहुत बड़े घराने के ये लोग नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे। इनकी मेहनत इन्हें वहां तक लेके आई है जहां ये हैं। तो मेहनत कीजिए आप किसी भी। और भाई मैं नहीं मानता आज की डेट में कोई गरीब है। जो बच्चा थिएटर में खुद को गरीब बता रहा है, वो रोज की 100 रुपए की सिगरेट पीता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो 3000 रुपए तेरे पास धुआं उड़ाने को हैं, लेकिन 2000, 2500, 3000 किसी अच्छे थिएटर ग्रुप में जाके तेरे पास प्रैक्टिस करने के नहीं है, क्योंकि वहां जाके रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जाना आना पड़ेगा, वो नहीं करेगा वो। तो इसमें उस बच्चे की भी गलती नहीं है, गलती है बहुत जल्दी की। जब से ये छोटे गांव के, छोटे कस्बों के लोगों ने इंडस्ट्री में नाम बनाया है अपना, तो हर छोटे गांव के वालों को लगता है मैं भी कर लूंगा, वो कर लेगा। तो मेहनत नहीं करनी, काम कर लेंगे। बिल्कुल मेहनत। नवाज भाई को वही अपने इंटरव्यू में कई बार बताते हैं, नवाजुद्दीन भी, कि 12-13 साल लगे इंडस्ट्री में आने में। तो कोई उनके उस 12-13 साल की बात नहीं करता है। तो भाई उस 12 साल वो बंदा बॉम्बे में रहा होगा ना। बिल्कुल, कैसे रहा कुछ तो खाया पिया होगा उसने, जैसे तैसे कहीं गुरुद्वारे जाके दोस्तों के कुछ तो किया होगा ना उसने। सही बात। क्या थोड़ा सा भी वो मेहनत करने को तैयार हो, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
स्ट्रगल अगर आप किसी की देखते हैं तो आपको पता लगता है मेरी पावर क्या है। मेरे एक बिजनेस मेंटर थे, उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात मेरे को सिखाई कि हेमंत, कभी किसी को ये मत देखो किसी के पास कितना पैसा है, ये देखो वो लाया कैसे। बिल्कुल। उस लाने का देखोगे तो आपको उसकी जर्नी पता लगेगी कि यार इस बंदे ने क्या क्या पापड़ बेले हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे हमारे समाज में काफ़ी लोग, मतलब 80% लोग मिडिल क्लास या उससे लोअर मिडिल क्लास में हैं, उनके बच्चे हैं। तो बहुत बारी ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो पेरेंट्स के खिलाफ जाके अपने करियर को परस्यू करते हैं। तो आपको लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो अपने घर वालों की इच्छा के विरुद्ध जाके वो परस्यू करना चाहता है, तो आपको उनको क्या सलाह होगी इस बारे में? नहीं, बिल्कुल करे। अब पहले जैसी बात नहीं है। मतलब मैं जब थिएटर मैंने स्कूल टाइम में थोड़ा बहुत करता था, मैं इधर उधर स्कूल में, तो मेरे फादर मेरी मम्मी से भी कहते थे क्या ये नाच गाना ड्रामे करता रहता है ये। तो लेकिन अब मुझे लगता है वो ट्रेंड बदल रहा है। स्कूलों में भी इवन छोटी क्लासेस के बच्चे भी, पेरेंट्स खुद उनको एनकरेज कर रहे हैं थिएटर के लिए, क्योंकि थिएटर की मुझे खासियत ये लगती है कि आप वो सब कुछ करने की प्रयास करते हो जो आप हो नहीं सकते। भाई आपको डॉक्टर का कैरेक्टर मिल गया तो डॉक्टर निभाना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल। मैं इस जन्म में सोल्जर नहीं बन सकता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता हूँ, तो मुझे वो कैरेक्टर निभाना है। तो मेरे को एक मौका मिल रहा है उस दूसरे कैरेक्टर की जिंदगी जीने का। हाँ बिल्कुल। थिएटर ये, और दूसरा आपको पब्लिक स्पीकिंग में जो आजकल के बच्चे सामने नहीं आना चाहते हैं, मैं पीछे से कुछ भी भौंकूंगा। जितना सोशल मीडिया है, मैं तो कहता हूँ ये भौंकने के लिए तो है, बिल्कुल। सुनने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी लिख के डाल दीजिए, आएंगे कमेंट, बस उस पर भौंके जाइए आप। अरे 1 to 1 बात कर लो भाई किसी से। हाँ आजकल तो सोशल मीडिया पे लड़ाई होती है। हाँ मैं यहाँ लोकेशन डाल रहा हूँ, मैं यहाँ पे हूँ। हाँ, मैं वहाँ खूब चलता है। हाँ। और मेरा ये मानना है लिखे हुए शब्द के कोई भाग नहीं होते। बिल्कुल, आप कैसे भी ले सकते हो। हाँ भाई, मैंने आपको थैंक यू लिख के भेजा या आपने मेरे को थैंक यू लिख के भेजा, मैंने समझ लिया ओ थैंक यू बोल रहा है मुझे। बिल्कुल। तो मैंने तो थैंक यू की टोन ही बदल दी ना। बिल्कुल। तो उसका अर्थ बदल गया। तो इंस्टेड ऑफ टाइपिंग सो एंड सो थिंग्स, 1 to 1 बोल दो भाई। गाली बकनी से गाली बक दे, उसके मुंह पे तो बक दे कम से कम। सही बात है। उसे पता लग जाएगा कि मेरे को इससे मेरी कितनी दूरी है, कितनी नजदीकी है, उसको समझ में आ जाएगी। बिल्कुल। तो जैसे बॉलीवुड है, ठीक है, आजकल सब सपना देखते हैं बॉलीवुड में जाने का, बड़ा स्टार बनने का। तो आपको लगता है जैसे बॉलीवुड में आज पॉलिटिक्स बहुत है, हर जगह ही है पॉलिटिक्स, बॉलीवुड ही नहीं हर जगह ही है। तो आपको लगता है कि थिएटर ग्रुप्स के जो कलाकार हैं उनके लिए भी बॉलीवुड में राजनीति है? मुझे नहीं लगता है। राजनीति तो तब होगी ना जब आप उस लेवल पर जाओगे। आप तो बॉलीवुड में अभी वोट डालने लायक नहीं हुए। और जो लोग कहते हैं नेपोटिज्म है, भाई क्यों ना हो। आप और मैं एक दूसरे को जानते हैं। सही बात। तो आपकी मेरी ट्यूनिंग भी अच्छी मिलती है। तो अब मैं आपके साथ या आप मेरे साथ काम करना चाहोगे, हम राह चलते को ढूंढेंगे। मैं इसको नेपोटिज्म नहीं मानता हूँ। भाई मैं फिल्म स्टार हूँ, मेरे पास अब शाहरुख खान अपने बेटे को लॉन्च नहीं करेगा तो किसको करेगा भाई? सही बात है। किसी ऐसे को तो उठा के लाके क्यों उठा के लॉन्च, और उसका कोई रीजन होना चाहिए। मुझे लगता है प्रोड्यूसर को बहुत सारे लोग राय देते हैं कि प्रोड्यूसर को ये भी करना चाहिए, प्रोड्यूसर को वो भी करना चाहिए। भाई मैं उन एक्टर्स से कहता हूं तुम अपनी फीस छोड़ दो ना। तुम जो 100 करोड़ रुपए 50 करोड़ रुपए मांगते हो, तुम प्रोड्यूसर को बोलो जी मेरी फीस 20 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए कम कर देना, लेकिन जो क्रू मेंबर हैं, जो क्रू का स्टाफ है, आप इनको ये कर दो, इनकी बेटरमेंट के लिए मेरी फीस में से ये कर दो। उसका पैसा लगा है भाई, जिसका पैसा लगा है वो उसकी रिकवरी तो सोचेगा ही ना। आप छोड़ दो अपने पैसे, आप बोलो मैं फ्री में करता हूं। अभी न्यूज़पेपर में आया था, अक्षय कुमार ने एक जो ये स्टंटमैन है, इनमें 700 स्टंटमैन के लिए उनका इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है, अपने पैसों से करवाई है। गुड थिंग, अच्छी बात, अच्छा लगा। बिल्कुल भाई वो स्टंटमैन अपनी जान पे खेल के आपके लिए सीन कर रहा है, आप क्या कर रहे हो उसके लिए? चेहरा तो आप ही का। एक यूं करके फोटो खिंचवा लोगे ज्यादा से ज्यादा उसकी खुशी के लिए। तो ये बहुत आसान है कह देना,
आप बोलो ना प्रोड्यूसर को, भाई लोग कहते हैं अच्छी फिल्में नहीं बन रही, अच्छी फिल्में नहीं बन रही। अब मैंने इंटरव्यूज में ही सुना है, भाई एक एक्टर है अच्छा नामी गिरामी, वो अपने साथ 10 लोगों की टीम लेके चलता है, मेरा हेयर ड्रेसर, मेरा ये, मेरा क्या, उसका खर्चा कौन उठा रहा है? प्रोड्यूसर उठा रहा है। तो वो कहाँ से निकालेगा पैसे भाई? सही बात है। तो जैसे आजकल सोशल मीडिया हो गया और उसके साथ साथ बॉलीवुड भी है। बॉलीवुड में ग्लैमर्स आजकल बहुत टॉप पे हैं, ग्लैमरस होना बहुत जरूरी है। तो बॉलीवुड में जो ग्लैमर है, तो उसकी वजह से आपको लगता है कहीं ना कहीं जो असली एक्टिंग या जो असली कलाकारी है वो कहीं ना कहीं दबती चली जा रही है फिल्मों में? बॉस देखो, शोबिज है, जो दिखता है वो बिकता है। बहुत सारी ऐसी मूवीज पहले भी आई जिनमें आवाज उठाई गई, भाई अच्छी नहीं है, इसमें एडल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा है, ये है वो। मत देखो ना, मत देखो आप। ओटीटी में जितना वल्गैरिटी, क्योंकि अभी इस पे सेंसर नहीं है, वल्गैरिटी है, वॉयलेंस जितना जिस लेवल का दिखाया जा रहा है, अब मुझे ये लगता है कि देश के किसान कैसे खुशहाल हों, ये 5 स्टार होटल के एयर कंडीशन कमरे में बैठ के आप बात कर रहे हो। आप खेत में जाइए, किसान से बात कीजिए, थोड़ी गर्मी तो सही है, पता तो लगे ना आपको। तो ये बहुत आसान है भाई, दूसरे के ऊपर कर देना। जिसको कर रहा होता है, जो जैसा काम कर रहा है उसको पता है। आप पॉलिसी मेकर्स, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है भाई, आपको अगर पीएन की नौकरी करनी है तो आपके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, लेकिन नेता आप अंगूठा छाप भी बन सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे यहाँ 10वीं फेल है वो एजुकेशन मिनिस्टर मिलेगा आपको कहीं ना कहीं। जिसने कभी बैट हाथ में क्रिकेट का नहीं पकड़ा वो आपको स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिल जाएगा। तो जो साइंस बैकग्राउंड का है वो आपको फाइनेंस मिनिस्टर मिल जाएगा। भाई कॉमर्स का काम है वो। बिल्कुल। तो इसका आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ सिस्टम को गाली देने से कुछ नहीं होगा। वो गाली बहुत दे ली, आप आगे आइए। अगर कुछ नहीं कर सकते तो चुप रहिए, नहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आजकल कोई भी बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता है, पर उसे रोल बड़े से बड़ा चाहिए, उसे गाड़ी बड़ी बड़ी से चाहिए, उसे सब कुछ बड़ा चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएगा वो किसी भी चीज की कि मेरे को बोल कुछ ना दे, मेरे को कुछ बोल कुछ ना दे। अच्छा, जैसे आपने ये बोला कि थिएटर, मतलब कि जैसे पॉलिटिशियंस की बात की आपने, आपको क्या लगता है कि इस अभी जो सिनारियो चल रहा है कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको ग्रेजुएट होना है, लेकिन अगर आपको नेता बनना है तो वोटा चाप चल जाए। चलो, आपको क्या लगता है कि इन सब चीज़ों में अगर आपके साइड से अगर ऐसा मैं जानना चाहूँ कि क्या बदलाव होने चाहिए, तो आपको क्या लगता है क्या बदलाव होना चाहिए? एक निर्धारित करना चाहिए एक चीज, पब्लिक को अपना नेचर बदलना चाहिए। ठीक है ना? पब्लिक को खुद सुधरना चाहिए। एक सिंपल सा लॉजिक है कि भैया मुझे सिविक सेंस होनी चाहिए। बिल्कुल। इसमें सरकार क्या करेगी यार? आपको प्राइम मिनिस्टर आके ये सिखाएगा बेटा शुशु कैसे करते हैं? सही बात। वो आपके माँ बाप का काम है, उन्होंने सिखा दिया आपको। सिस्टम को रोने से पूरी दुनिया में अब चले जाइए, आप कुछ नहीं कर सकते हो। सॉल्यूशन निकाल के दो ना। और सॉल्यूशन को कोई नहीं सुनता, आप डालिए। अब तो बल्कि डिजिटली नेताओं के मेल्स हैं, डिपार्टमेंट्स के मेल आईडी वगैरह हैं, आप उन्हें भेज सकते हैं। भेजो ना, आरटीआई लगाओ, करो। 1 मिनट 10 रुपए लगते हैं आरटीआई करने में। हमें करना कुछ नहीं है, हो जाए बस अपने आप। और कहीं नहीं होता भाई। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है ना कि खुद में भी सुधार करना बहुत आवश्यक है। एग्जैक्टली भाई, देखो आपका मेरा झगड़ा है, उससे तीसरे आदमी को क्या लेना देना? सही बात है। अगर आप और मैं बैठ के टेबल पे बात कर लेंगे तो हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, नहीं तो लड़े जाओ। कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती। सही बात है। एक मैंने बड़ा पुराना कहीं शेर सुना था कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। वकीलों का काम है, आप झगड़ोगे नहीं उनका घर कैसे चलेगा? सही बात। झगड़ो आप, खाओ उल्टा सीधा, डॉक्टरों का घर कैसे चलेगा? हम कहते हैं डॉक्टर बड़े काये यहाँ होते हैं, ये इतना टेस्ट वेस्ट करते। तू ऐसे ही कराने गया था वहां पे?
तेरे को किसने कही थी वहां जाने को? पी पा के आप अपने लीवर खराब कर लो, फिर कह लो जी डॉक्टर ने अपनी गलती से मार दिया। तू इतने सालों से दारू पी रहा है, डॉक्टर ने ठेका ले लिया तेरा। सही बात है। खुद आप बदलिए। मैं भाई एक मिडिल क्लास आदमी, नॉर्मल सिटीजन हूँ अपने, ग्रेट, आई लव माई कंट्री। मुझे पता है मैंने रोज दुकान अपना शटर उठाना है, रोज अपनी लाइवलीहुड कमानी है। बस मेरे को इससे ज्यादा देश नहीं बदलना। मैं खुद बदल जाऊंगा, देश अपने आप बदल जाएगा। अगर सब अपना अपना ही काम करने लग जाए तब भी बहुत चीजें सॉल्व हो जाए। हो देखो, अब बड़ी मजे की बात छेड़ी आप। मैं ना सदगुरु को बड़ा सुनता हूँ, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि इस पूरे प्लेनेट में से अगर सारे कीट पतंगे गायब हो जाए, छोटे छोटे कीड़े वीड़े, तो ये धरती 2 साल तक जिंदा रह सकती है। अगर इस प्लेनेट पे से सारे बर्ड्स, एनिमल्स गायब हो जाएं, तो ये धरती 1 साल तक जिंदा रह सकती है। अगर इस प्लेनेट पे से सारी ग्रीनरी या जो खाने पीने की जो हमारी फसलें हैं ये गायब हो जाएं, तो धरती शायद 6 महीने तक जिंदा रह सकती है। और इस धरती पे से सारे आदमी गायब हो जाएं, ह्यूमन स्पीशीज ही गायब हो जाएं, ये धरती फ्लरिश कर जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि हम ही लोग हैं जो वो काम नहीं कर रहे जिसके लिए हमें भेजा गया है। बाकी हर जानवर अपनी लिमिट में काम कर रहा है भाई। बिल्कुल, उसको सुबह उठना है, खाना पीना है, अगना उठना है, अपना बैठ जाना जाके अपनी जगह पे। हम लोग अपनी लिमिट से बाहर हैं, हर जानवर अपनी लिमिट में है। इसी वजह से धरती का बैंड बजा हुआ है, और बजेगा भी, आगे भी बजता ही रहेगा, बजेगा। भाई देखो, लोग कहते हैं भारत देश गुरु बनेगा, विश्व गुरु, बिल्कुल बनेगा, मुझे पक्का विश्वास है। अब मैं दिल से सीरियस बोल रहा हूं, मतलब ये बात है हंसी की बात। हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बराबरी नहीं कर सकते, राइट? सही बात। पैसे से भी नहीं, कैसे भी नहीं। जब बड़े देशों का बेड़ा गर्क होगा, हम अपने आप उठ जाएंगे ना। आप देखो मिडिल ईस्ट में बैंड बजा हुआ है, सब लग रहे हैं कुत्ते की तरह। यूरोप, रशिया, यूक्रेन चल ही रहा है, और यूएस जो सबका दादा बना होता है, उसकी वही ना सुन के तैयार कोई। तो इन लोगों का धीरे 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 जब बैंड बजेगा, तो हम, हमारा उत्थान अपने आप हो जाएगा। क्यों? सबसे ज्यादा पब्लिक, हम सबसे बड़े दुनिया के कंज्यूमर हैं, तो भैया हम ही बड़े बनेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे अभी रिसेंटली ये रहा कि जैसे हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए, होने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन एज अ क्या कहते हैं, सिविलाइजेशन के तौर पे देखा जाता है बहुत कम है, बहुत नीचे है। जहाँ पे हमें एक्चुअली सुविधा चाहिए वो चीज़ें नहीं मिल रही है। एक गटर साफ करने के लिए आज भी वही इंसान उस गटर में उतर रहा है, जहाँ पे हमसे जो लोअर कंट्रीज है वहाँ भी मशीनरी आ गई है। तो कहीं ना कहीं हम हर जगह ही लैक कर तो रहेंगे। वो लैक तो देखिए, वो प्रॉब्लम अगेन सिस्टम से रिलेटेड है। भाई आप अपने घर का गटर साफ नहीं करोगे। अब जो हमारे यहाँ किसान मर रहे हैं ना भाई, जिनका हुआ है, मैं तो कहता हूँ जिनका दिया हुआ हम खा रहे हैं, वो भी सुसाइड कर रहे हैं। सही बात है। क्यों कर रहे हैं वो? इकोनॉमी बड़ी, ऐसा नहीं है कि अब अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सरेआम गोलियां चल जाती हैं वहां भी। सही बात, सबसे ज्यादा वहीं चलती है। ट्रक चला देते हैं ऊपर, सरेआम चल रही है, वहां की कोई बात नहीं करेगा। क्यों बात नहीं करेगा? वो बड़े लोग हैं। छोटे लोगों को तो निभाना है ना। हाय 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 हाय, तुम्हारे यहाँ देखिए फलाने की लड़की ने ये कर लिया, और वही अमेरिका की लड़की भाग जाए, वाह 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 वाह, इट्स हर चॉइस। हाँ। तो सर, जैसे आज थिएटर थोड़ा मॉडर्न हो गया है, लोग हॉल में जाके देखते हैं। आपके बचपन में, हमारे बचपन में, हम गांव में रामलीला और ये सब, ये भी काइंड ऑफ थिएटर ही था, हम देखा करते थे। तो आज के टाइम पे भी जैसे उस समय थिएटर था, वो समाज के लिए एक आईना था। वो अपने मैसेजेस अपने थिएटर, अपनी एक्टिंग के थ्रू देते थे। आज के टाइम पे आपको क्या लगता है कि आज भी सेम ही है कि आज थिएटर समाज को आईना दिखा सकता है या नहीं? बिल्कुल दिखा सकता है, दिखाता रहा है और दिखाता रहेगा। ये हमारी फिल्मों में भी अप्लाई होता है और थिएटर में भी होता है। देखिए, थिएटर कम्स फ्रॉम लाइफ, जिंदगी से आता है। अगर आप आज़ादी के दौरान की फिल्में देखें तो उस टाइम पैट्रियोटिक बहुत बनती थी, क्योंकि वो दौर था।
उसके बाद फिर सामाजिक पिक्चरें बनने लगी, क्योंकि बहुत सारे पार्टीशन के बाद लोग इधर उधर गए, तो परिवारों में क्या हाल हुआ उसके ऊपर पिक्चरें बनने लगी। बिल्कुल। फिर दौर आया दोबारा 65 वॉर का जब हुई, फिर पैट्रियोटिक मूवीज आने लगी। फिर एक दौर आया म्यूजिकल का, उस टाइम बहुत ज़्यादा म्यूजिकल मूवीज, लव स्टोरीज आने लगी। तो ये दौर हमेशा से रहता है, और किसी भी कंट्री के अंदर जो मूवीज बनती हैं वो वहाँ की सोसाइटीज़ के हिसाब से ही बनती हैं, और बननी भी चाहिए। सामाजिक आईना दिखाने का दौर है। सिनेमा थिएटर क्वेश्चन उठाता है कि ये होता था तो अब क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्या बदलाव आ गया जो नहीं हो रहा। ठीक है, थिएटर सिनेमा सवाल पूछता है सिस्टम से, बिल्कुल, कि भाई आपने तो बना दिया, ये क्यों नहीं हो रहा है। ये हमेशा से रहेगा। आर्ट, जो आर्ट किसी भी फॉर्म में हो, अगर आप पोइट्रीज की बात करें, बहुत सारे हमारे पोइट्स ऐसे हुए हैं, इवन निराला जी की बात करें, या क्या नाम था उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ, बच्चन साहब की बात करें, बड़े बच्चन जी की बात करें, दुष्यंत कुमार जी की बात करें कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो ये हमेशा से रहा है, आईना दिखाने के लिए आर्ट फॉर्म ही सबसे आगे आती है। कोई बिजनेसमैन आईना नहीं दिखा सकता है, कोई स्पोर्ट्समैन आईना नहीं दिखा सकता है। आर्ट फॉर्म अपने ऊपर झेल के वो दिखाना कि देखो मेरे साथ ये हो रहा है, अभी बताओ मैं क्या करूँ। सही बात है। तो वो अपना सिंबॉलिक लेके दूसरे के प्रति चीजों को दिखाता है कि ये देखो ये हमारे सामाजिक स्थिति है। ये चीजों को लेके ये हमेशा आर्ट फॉर्म रहेगी ऐसी, चाहे वो म्यूजिक हो, डांस हो, पोइट्री हो, थिएटर हो, एक्टिंग हो, एनीथिंग, पेंटिंग इवन। पेंटिंग्स भी आपको कई ऐसी मिलेंगी जिसमें आपको देख के लगता है यार क्या बात कह रहा है ये बंदा। सही बात है। तो आर्ट की ये खासियत है, वो हमेशा हर सिविलाइजेशन में रही है और रहेगी, हमेशा रहेगी। तो आपको जैसे लगता है जैसे आजकल बॉलीवुड में और थिएटर में ज़्यादा प्रचलन हो गया है, जैसे आपने भी मुझे बोला कि OTT में बहुत वल्गर हो गई चीज़ें, ठीक है, और अदर मूवीज़ में भी दिखा देते हैं। पहले के समय में और अब के समय में ज़मीन आसमान का फर्क, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि इन सब चीज़ों पे थोड़ा मतलब रोक लगनी चाहिए और ये सब चीज़ें कम होनी चाहिए, इससे समाज पे क्या असर पड़ रहा है, आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत? देखिए, अगर मेरे लगने से कुछ होता तो बहुत कुछ लगता है, लेकिन ये जो आया है ये एक दिन में नहीं आया है। जो वल्गैरिटी आई है, वॉयलेंस आई है, ये एक दिन में नहीं आई है। OTT आज कितने साल हो गए आते? बिल्कुल। अगर वो रेगुलरिटी से अब भी आ रही है तो मैं फिर कहूँगा हमारी सोसाइटी भी पार्ट है उसका। बिल्कुल है, हम देख रहे हैं तभी वो दिखा हम देख रहे हैं। आप मत देखिए ना, आप अपने पसंद का देख लीजिए कुछ। फिल्म मेकर तो यही बोलता है, नहीं देखिए आप, कोई और देख लेगा। और जो लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं वो शायद बंद कमरों में मजे लेके देखते भी होंगे। सही बात है। वो तो कोई नहीं बताएगा। तो सेंसरशिप होना चाहिए। मतलब मैंने एक दो कुछ बैड लक रहा, मेरी ऐसी वेब सीरीज देखी मैंने, तो मुझे लगता है सेंसरशिप होना चाहिए, पर आप रियलिज्म के नाम पे, रियलिस्टिक के नाम पे कुछ भी नहीं पेल सकते हैं। बिल्कुल। अभी एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कुछ एक आता था यूट्यूब पे चैनल किसी और स्टैंड अप कॉमेडी। अब आप देखिए ना, उस बोलने की आजादी की वजह से आपने इतना गंदा बोल दिया, वो इतना गंदा बोलने के बाद आपका ग्राफ कहाँ चला गया। सही बात है। और ये लोगों को बाद में इफेक्ट हुआ, बल्कि ये चीजें पहले से ही हो रही हैं। हाँ, अगर आपने ही इतना सहना दी होती तो आज जितना आपको अब लग रहा था कि ये बहुत गंदा बोल दिया, ऐसा नहीं बिल्कुल बिल्कुल, तो वो चीजें नहीं होनी होता ही नहीं था ना। और वो भी चलो, मैं तो शुक्र हूँ एक मशहूर आदमी का हुआ तो लोगों को समझ में आई। बिल्कुल समझ में। यही काम आप और मैं भी इतने मशहूर नहीं है ना, आप और हम कहेंगे दुनिया हमें गाली देगी, चल। हाँ, सही बात है। तो आज चाहे मैं हम उसका बहुत पॉडकास्ट सुनते थे, उसकी बातें सुनते थे, उनकी स्टैंड अप देखते थे, लेकिन जिस लेवल पे ले जाके उसने वो बात बोली और वहां से जो उनका ग्राफ गिरा है, अब उस लेवल पर शॉर्ट टर्म मेमोरी है भाई आजकल। आप जितनी जल्दी जो वायरल होगा वो उतनी जल्दी गायब भी हो रहा है। बिल्कुल, ये नहीं आ रही लोगों को समझ में, क्योंकि आपने कुछ कर दिया ना, कुछ गंदा कर दिया, तो अब इंतजार किसको है जो आपको फॉलो कर रहा है और क्या गंदा करता है ये, उसके बाद और कितनी गंदगी फैलाता है, मैं तो वो देखूंगा। तो वो आपकी गंदगी का इंतजार कर रहा है। उसके बाद जब आप खत्म हो जाओगे, आपकी भी लिमिट है सोच समझ की। सही बात। आपकी गंदगी खत्म, वो किसी और गंदगी को पकड़ लेगा।
सही बात है। पर थिएटर में सबसे बड़ी खासियत ये है जो मुझे लगता है, जब एक ऐसे दौर में जब फैमिली बैठ के एक मूवी नहीं देख पाती घर में या सिनेमा में भी जाके, थिएटर एक ऐसा है जहाँ लाइव आप आमने सामने, एक्टर आपसे चाहे अपने कैरेक्टर में सही बात तो कर रहा है ना, बिल्कुल कर, आप अपने परिवार के साथ बैठ के नाटक देख सकते हो। तो मुझे अभी तक थिएटर की ये बहुत अच्छी, और मुझे लगता है ये रहेगा भी, क्योंकि आप सामने किसी के गाली दोगे तो ऑडियंस में उठ के बाहर कान पे दो। सही बात। अब टीवी में गाली दे रहा है, आपको पता है इसका क्या करूं, बंद कर दोगे ज्यादा से ज्यादा आप। भाई ये चीज नहीं, थिएटर जैसे लास्ट टाइम जैसे मैंने आपका शो देखा और उस शो को देखने के बाद मैंने पहली बार थिएटर ऐसे जाके कहीं देखा। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ये तो खास तौर पे थैंक्स करने वाली बात है। नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे देखा। बचपन में चलो रामलीला अपने गांव में देख ली, दुर्गा पूजा देख ली, वो बात अलग हो जाती है, बट मैंने फर्स्ट टाइम लाइव थिएटर देखा और मुझे जो आपने अभी बात बोली है वो मुझे एग्जैक्ट फील हुई कि मैं आज के टाइम पे कोई भी ऐसी मूवी लगा के नहीं देख सकता हूँ जो मैं अपने परिवार, अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के देखूँ या अपनी बहन के साथ बैठ के देखूँ, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी जगह हो, ठीक है। चाहे कितनी भी आप साफ सुथरी मूवी बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप कुछ ना कुछ उसमें ऐसा डाल ही दे रहे हो कि नहीं हो पा रहा। डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन वो शो देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि ये एक ऐसी जगह है जहां पे मैं बिना सोचे समझे बैठ के अपना शो एंजॉय कर सकता हूँ। ठीक है। और विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप एक मूवी देख रहे हो, सिनेमा हॉल में देख रहे हो, आपको डर है कहीं ना कहीं अंदर से क्या होने वाला है, क्या सीन आने वाला है, मुझे मुंह छुपाना पड़ेगा या मुझे ऑकवर्ड होना पड़ेगा। और वो चीज ऐसी है जहां पे आप ये थॉट लाते ही नहीं। बिल्कुल सही बात। और आप सिर्फ बैठ के अपना शो एंजॉय कर रहे हो। अब वो लोग भी कर रहे हैं अपना, आप भी कर रहे हो। तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट चीज मुझे अभी उस दिन जो एक्सपीरियंस हुई वो सबसे बेस्ट चीज यही थी, सबसे बेस्ट। थिएटर में जो मैंने एक चीज और भी देखी, आपको ना लाइव इंटरेक्शन का मौका मिलता है लोग ऑडियंस से। बिल्कुल, वो फीडबैक उनका बड़ा अच्छा मिलता है। आप मिलते हो, गले मिलते हो लोगों से, लोग यही तो चाह रहे हैं यार। हाँ, जैसे आपने लास्ट में वो बाप बेटी को बुलाया था स्टेज पे, वो इस प्ले में हम हर बार करते हैं। हाँ, वो बहुत अच्छा था। और 15 जून को आधे से ज्यादा ऑडिटोरियम स्टेज पे था। इतनी सारी फैमिलीज आई हुई थी। और मतलब यार लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला मेरे लिए तो वो था ही अवार्ड एक तरीके का। बिल्कुल। कि इतनी सारी बेटियां स्टेज पे अपने फादर के साथ खड़ी हैं एंड एवरीबॉडी वाज स्माइलिंग। और आर्ट को जो हम कहते हैं समाज का आईना है, हमारा पर्पस सॉल्व हो गया ना। सही बात है। हमने किसी परिवार को उसकी बच्ची के साथ बिठा दिया। सही बात है। आजकल कौन सी बेटी बाप के साथ बैठ के क्या देख रही है? और मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपके ऑडियंस भी, जो भी मुझे देख रही है, कि चाहे महीने में एक बार सही, मैं ये नहीं कह रहा हमारे ग्रुप का प्ले देखिए, आप किसी भी ग्रुप का प्ले देखिए, हमें आप जैसी ऑडियंस चाहिए जो अच्छी चीजें देखनी चाहती है। और आप घर से निकलेंगे यार, आजकल आप घर भी ऑर्डर करके खाना मंगा लेते हो। महीने में एक बार, मैं कह रहा हूँ 2 महीने में एक बार फैमिली के साथ जाइए, शो देख के कहीं फैमिली के साथ एंजॉय करके आइए। कहीं ना कहीं भूल गए ये सब चीजें। हाँ, किसी भी थिएटर ग्रुप का शो देखिए। दिल्ली में बहुत अच्छा थिएटर ग्रुप होता है, बहुत अच्छा थिएटर होता है दिल्ली में, कई जगह होता है। और बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाले भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे नाटक बहुत अच्छे होते हैं, सारे नाटक बहुत खराब होते हैं। आपको हो सकता है आपका टेस्ट है, कोई नाटक आपको अच्छा ना लगे, ऐसी मूवीज भी तो होती है ना। सही बात। सारी आपने पैसे लेके आप इसलिए बैठे हो क्योंकि पैसे खर्चे हुए हैं, और क्योंकि लाइव थिएटर सामने हो रहा है इसलिए आप उठ के चल दोगे, मजा नहीं आ रहा, बेकार, तो खराब कर रहे हैं, टाइम खराब कर दिया। हमारे नाटक भी फेल होते हैं, नहीं आती ऑडियंस कई बार। सही बात है। पर कोई एक नियम बनाइए, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार फैमिली के साथ एक नाटक देख के आना है। नहीं, सही बात है। तो जैसे आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं और आपने बहुत सारी बातें बोली, ठीक है। इस पॉडकास्ट को कोई ऐसे घर का बच्चा देख रहा है जो गरीब घर का हो या गरीब बस्ती का हो, जिसके मन में सवाल है, थिएटर ज्वाइन करने का, एक्टिंग करने का सपना है, ठीक है। आप अपने थ्रू उसको, इस वीडियो के थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या सलाह देना चाहते हो अपनी एज अ डायरेक्टर, एज अ एक्टर, एज अ राइटर, कि आप उसको क्या सलाह देना चाहोगे कि वो क्या करना? मैं यही कहूंगा, जिस भी बच्चे को सीखना है, जो आपको फ्री मिल रहा है उसकी आप भी वैल्यू नहीं करोगे, इसलिए फ्री कुछ नहीं है। अगर आप मेरे पास आना चाहते हो तो आप मेरे पास आइए, बड़ी नॉमिनल सी हम लोग फीस लेते हैं, बेसिक्स में आपके स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। और मैं बाकी हर बच्चे को कहता हूँ मुझे कुछ नहीं आता, मेरे साथ काम करो,
तब आपको पता लग जाएगा इस आदमी को क्या आता है। नहीं तो बोलने से भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें हमें भी आती हैं बोली। सही बात है। मैंने भी एनएसडी से 3 महीने का एक्टिंग कोर्स कर रखा है, मैं सर्टिफाइड एक्टर हूँ एनएसडी से भी, लेकिन मैं किसी को बोलता नहीं हूँ क्योंकि काम बोलता है इस फील्ड में, आपका सर्टिफिकेट नहीं बोलता है। नहीं बोलता। और अगर आप घर में दूर दराज रहते हैं तो अपने स्कूल की हिंदी, इंग्लिश, अब जिस भी लैंग्वेज में आप पढ़े हैं, अपनी मातृभाषा की कोई बुक लीजिए, उस बुक की कविताएं याद कीजिए, उन कविताओं को घर में याद करके अपने माँ बाप को, अपने यार दोस्तों को शीशे के आगे बोलिए। वहाँ से आपका धीरे धीरे डेवलपमेंट होना शुरू होता है कि भाई हाँ मैं इस चीज़ में कॉन्फिडेंट हो गया हूँ। ठीक है, कुछ आपके जिस भी इलाके में आप रहते हैं, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, वहाँ के कुछ फोक सॉन्ग्स होंगे, वो फोक सॉन्ग याद कीजिए, 2-4 यार दोस्तों के साथ मिलके उन्हें परफॉर्म कीजिए। जरूरी नहीं है आपको बड़ा ही स्टेज चाहिए परफॉर्म करने के लिए, आप अपने मोहल्ले वालों को इम्प्रेस कर लो यार। सही बात है, शुरुआत कहीं से तो हो, कहीं से तो आप शुरुआत कीजिए। भाई आप बहुत दूर रहते हैं, नहीं आ सकते दिल्ली बॉम्बे, ठीक है, रहने खाने का खर्चा है, आने सबके आपके आप अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आप ये तो अफोर्ड कर सकते हो, आप गांव में रहते हो, गांव की छत होगी, 2-4 लोगों से आपकी बोलचाल होगी, चल बैठना एक रामलीला का सीन करके देखते हैं, शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे आपको एक तो यूट्यूब से लोग समझ लेते हैं मैं सब कुछ आ जाएगा, और यूट्यूब उनको ये नहीं पता ये एडिट करके डाली जा रही है। बिल्कुल, उस पर कुछ प्लान्ड करके डाला गया है। नवरस पढ़ लेंगे एक्टिंग पे, अलग अलग जैसे एक्टिंग टेक्निक्स हैं वो पढ़ लेंगे, अलग अलग टीचर्स की टेक्निक है वो याद कर ली। भाई अप्लाई कहाँ करेगा? सही बात। आपको खाना बनाना आता है, बनाया कभी है नहीं, और जिस दिन बनाना पड़ेगा उस दिन मतलब खुद के खाने लायक नहीं होगा वो दूसरे को तो क्या खिलाओगे? तो शुरुआत करना बहुत जरूरी है, धीरे धीरे कीजिए। और मैंने एक नसीर साहब के इंटरव्यू में पढ़ा था, भाई साहब क्यों एक्टर बनना है आपको बॉम्बे आके? आप अपने घर से शुरुआत तो करो, 20-30 लोग अपने मुरीद वहां पैदा तो करो। वो 20-30 के कब 50 कब 100 होंगे आपको नहीं पता चलेगा। कोई प्रेमचंद की कहानियां उठाइए, मंटो की कहानियां उठाइए, महादेवी वर्मा की कहानियां हैं, कृष्णचंद्र जी बहुत अच्छा लिखा करते थे, यशपाल जी की बहुत सारी कहानियां हैं, ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं। आप कहानियां पढ़िए, और आजकल 150-200 रुपए की अमेजोन पे कहानियों की किताबें मिलती हैं अच्छी, वहां से मंगाइए। और इतना गरीब कोई नहीं है जो अपने ऊपर महीने में 100-200 भी ना खर्च सके। नहीं, बिल्कुल। और अगर वो भी हाल है तो भाई फिर तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर तू 200 रुपए की किताब लेते टाइम भी सोचता है तो भाई तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर तो भगवान ही तुझे कुछ एक्टर ऊपर से बना के भेजेंगे, ऊपर से बना के भेज देगा तो ही कुछ हो सकता है। वो भी अमिताभ बच्चन के घर पैदा कर दे तो। सही बात है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत बढ़िया लगा हेमंत सर आपके साथ बात करके, बहुत शुक्रिया। और बहुत कुछ सीखने को मिला। होपफुली इस वीडियो के थ्रू बहुत लोगों को बहुत कुछ और सीखने को मिले, और उम्मीद है और आपके पास और भी ऐसे छात्र आए जो आपसे कुछ सीख के जाएं, ठीक है, और आप उनसे भी कुछ सीखें, हमें भी कुछ सिखाएं। मैं तो देखिए जी, मेरे ग्रुप का नाम ऑलवेज लर्निंग इसीलिए है। जो बच्चा आता है मेरे से कुछ सीखे ना सीखे, मैं उससे सीखता हूँ, क्योंकि वो भी एक कैरेक्टर है। बिल्कुल, और मुझे लगता है सबसे बड़ा क्रिएटर वही है, क्रिएटिव इंसान वही है जो सामने वाले से कुछ सीख रहा है। बिल्कुल, मैं इससे क्या ले सकता हूँ यार, मुझे क्या दिक्कत है? और काम करना है। मुझे लगता है कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। बिल्कुल, आप लगे रहिए अपने काम में शिद्दत से, कुदरत वो जो आमिर खान जी बोल गए हैं तो सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो जरूर आएगी। बाकी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें, क्या पता दोबारा कोई और पॉडकास्ट करने को मिल जाए। जरूर करेंगे। थैंक्स अ लॉट।